कर्मा अलाइनमेंट कोर्स जो है या कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, बेसिकली ये भृगु नंदी नाड़ी पर बेस्ड एक फिलॉसफी है, जिसमें हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस किए हैं, जिन वेरिएशंस को आप आगे चल के स्टडी करेंगे कि क्या है। बेसिकली आप सब लोग किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से है। कोई पराशरी जानता है, कोई केपी एस्ट्रोलॉजी जानता है, कुछ लोग हो सकता है जेमिनी भी किए हो। तो हर साइंस के अंदर हमें कुछ चीजें काम करने के लिए मिलती हैं। लाइक जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी पर काम करते हैं वो हाउस यूटिलाइजेशन कंसेप्ट पर काम करते हैं। हाउस यूटिलाइजेशन कंसेप्ट पर काम करने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए आपका 12th हाउस ऑपरेट करता है, तो आपसे एक क्या कंसिडर किया जाता है कि भाई आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप चैरिटी कीजिए, आप फॉरेन कंट्री से रिलेटेड अगर कुछ करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये क्या है, ये एक केपी एस्ट्रोलॉजी का एक नियम है। जब हम पराशरी ज्योतिष के अंदर काम करते हैं तो वहां हम डिविजनल चार्ट्स को पकड़ते हैं कि डिविजनल चार्ट के माध्यम से हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए। किसी का लग्न लॉर्ड जो है, किसी का भी लग्न लॉर्ड जो है वो यदि 6th हाउस में चला गया है तो पराशरी के दो नियम बनते हैं। एक नियम कहता है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये बीमार रहे। अब वहां पर भी हम अलाइनमेंट को यूज करके ये कहते हैं कि ये व्यक्ति यदि छठे घर के कार्यों में इन्वॉल्व रहेगा, लाइक सेवा भाव वाला व्यक्ति होगा या उस तरीके की अगर कोई थॉट प्रोसेस रखेगा तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। फिर एक अलाइनमेंट आती है जो राशियों पर बेस्ड होती है कि राशियां किस प्रकार काम करती हैं। जैसे मूवेबल साइंस के अंदर आपके यदि प्लैनेट है तो मूवेबल साइन के जो प्लैनेट है वो आपसे मूवमेंट करने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आपको कुछ ना कुछ जो है अपने जीवन में मूवमेंट रखनी चाहिए। उस मूवमेंट के चलते आप इस राशि के एटमॉस्फेयर को, इस राशि के कारक तत्व को यूज कर पाएंगे अपने बेनिफिट के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, हम दो प्रकार की अलाइनमेंट करके चलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो किसकी अलाइनमेंट करते हैं, वो घर की करते हैं। फिर जो सेकेंडरी अलाइनमेंट होती है वो राशियों की होती है। लेकिन ये जो अलाइनमेंट हम अब करने जा रहे हैं या जो हम सीखेंगे ये कंप्लीटली प्लैनेटरी बेस्ड अलाइनमेंट। इसके अंदर राशियों का रोल जो है वो बिल्कुल सेकेंडरी है, घरों का जो रोल है वो बिल्कुल नाम मात्र है। लेकिन जो एक्सटेंसिव यूज है या एक्सटेंसिव हम यूसेज लेंगे वो किस चीज की लेंगे, वो लेंगे ग्रहों के कारक तत्वों की। ग्रहों के कारक तत्वों को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और अपने कर्मों को उन कारक तत्वों के हिसाब से जो अलाइनमेंट हम करेंगे उसी को हम कर्मा अलाइनमेंट नाम देते हैं। राइट। अब यहां पर एक बात समझने की बड़ी आवश्यक है, वो ये कि क्या कर्मा अलाइनमेंट हमारे भाग्य को बदल सकती है। द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल, नेवर। फिर ये क्या कर सकती है, जब भाग्य नहीं बदल रहा तो ये क्या करेगी। जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है, जो आपके प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, प्लैनेटरी कंजंक्शंस है, उन प्लैनेटरी कंजंक्शंस को आप अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा ब्यूटीफुल या ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए उनको कैसे यूज में ले सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। मतलब कि ये टेक्निक वो टेक्निक है कि अगर आपने इसको सही ढंग से यूज किया तो आप नेगेटिव सिचुएशंस को भी अपॉर्चुनिटी में बदलने की कला सीख जाओ। कई बार जीवन में क्या होता है, आपको लगता है कि सिचुएशन नेगेटिव हो रही है, चीजें आपके अगेंस्ट हो रही है, लेकिन ये एक टेक्निक ऐसी है जिसमें मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से नेगेटिव सिचुएशन भी आपके लिए फेवरेबल हो जाती है और कैसे आप अपने कर्मों के द्वारा, अपनी अलाइनमेंट के द्वारा उसको फेवरेबल बना सकते।
जैसे हम एक बड़ी सिंपल सी कंजंक्शन की बात करते हैं, बहुत सिंपल सी कंजंक्शन की बात करते हैं। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, स्टार्ट करने से पहले, एक एग्जांपल देने से पहले, यहाँ पे बहुत से लोग नए भी हैं जो फर्स्ट टाइम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक को कर रहे हैं। तो आप धैर्य बनाकर रखिएगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जो 2 बार कर चुके हैं कर्मा अलाइनमेंट, 3 बार कर चुके हैं। मेरे लिए हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ एक न्यू स्टूडेंट है, एक बिल्कुल नया है जिसको कुछ नहीं पता कि कर्मा अलाइनमेंट में के का मतलब क्या होता है बेसिकली। तो बिल्कुल स्टार्ट से हम चीज शुरू करेंगे। आज की जो क्लास है ना, वो सिर्फ आपको ये अवगत कराने के लिए है कि बेसिकली हम कर्मा अलाइनमेंट में काम क्या करते हैं और किस तरीके से इसको यूज में लेते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, नमस्ते सर, एक बिगिनर के लिए क्या ये कोर्स हेल्पफुल होगा? देखो जी, मैं तो कहूंगा ही नहीं कि नहीं होगा, समझ रहे हो? मतलब मजबूर हूं कहने के लिए नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लेकिन जनरली अगर पूछो तो ये एक ऐसी चीज है जो एटलीस्ट आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें यदि आप पारंगत हो गए तो विद इन नो टाइम आपको सामने वाले की साइकोलॉजी, सामने वाले की स्ट्रेंथ, सामने वाले की वीकनेस सब समझ में आ जाएगी। आपको कोई उसके हाउस, उसके हाउस लॉर्ड्स, उसका ये कस्पल सब लॉर्ड, उसका वो कस्पल सब लॉर्ड कुछ नहीं देखना है। विद इन अ मिनट यू विल बी एबल टू फाइनलाइज कि ये व्यक्ति इस समय इस प्रकार से कार्य क्यों कर रहा है, क्या रीजन है ना। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम बात कर रहे थे एक बहुत सिंपल से कंजंक्शन की। वो कंजंक्शन क्या है? वो कंजंक्शन है जुपिटर राहु। द कंजंक्शन इज जुपिटर राहु। आप बहुत से लोगों ने इस जुपिटर राहु कंजंक्शन को आप कितनी बारी सुनते हैं, जुपिटर राहु, जुपिटर राहु, गुरु चंडाल योग, गुरु चंडाल योग। ठीक है। इवन आई एम ऑल्सो हैविंग दैट गुरु चंडाल योगा इन माई चार्ट। ठीक। बट अब कर्मा अलाइनमेंट यहां क्या करता है? सोचिए, कर्मा अलाइनमेंट क्या एक आपको तरीका देता है इस गुरु चंडाल योग को एक दैवीय योग में बदलने का। किस तरीके से आप एक सो कॉल्ड ट्रेजिक योगा को एक बहुत अच्छे योग में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक अपने कर्मों के माध्यम से। कैसे? व्हाट इज राहु? ऑब्जर्वेशन इज राहु। व्हाट इज राहु? कीपिंग डिस्टेंस इज राहु। आप कभी रोड पे चलते होगे तो आप सामने लिखा देखते होगे, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, है ना? क्यों मेंटेन सेफ डिस्टेंस बोला जाता है? ताकि आप कोलाइड ना हो जाओ। तो जुपिटर राहु वाला व्यक्ति जितना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेगा लाइफ में, उतना अपने लक का सपोर्ट पाता रहेगा। दिस इज कर्मा अलाइनमेंट। ये हम बोलते हैं कि मेंटेन सेफ डिस्टेंस। आप कहोगे किससे? मैं कहूंगा सबसे। इवन इफ इट इज योर पार्टनर ऑल्सो, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना। क्यों? राहु क्या है? राहु रहस्य है। आप हम लोग क्या नाम देते हैं राहु को? जब भी राहु को सुनने में मिलता है तो हम लोगों के दिमाग में थॉट आता है। क्या थॉट आता है? राहु कंफ्यूजन है। राहु कंफ्यूजन नहीं है। राहु जो है ना, वो रहस्य है, वो धुआं है, वो फॉग है। कभी फॉग में अगर गाड़ी चलाई होगी तो साफ पता चलता है कि हमें जो हमसे आगे चल रहा है ना, वो दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें थोड़ा सा आंखों को और गड़ाना पड़ता है, और थोड़ा सा अपने विजन को शार्प करना पड़ता है कि अरे देख ले यार ढंग से, कहीं ऐसा ना हो कोलिजन ना हो जाए। दैट इज राहु। मेंटेनिंग सीक्रेसी इज राहु। तो हम क्या कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में जुपिटर राहु का योग है तो मेंटेनिंग सीक्रेसी इन योर लाइफ इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अडॉप्ट टू मेक योर लाइफ मोर मीनिंगफुल। मीन्स
कि एक मुहावरा या एक कहावत आप बचपन से सुनते आएंगे, वो राहु को परफेक्टली डिफाइन करती है, परफेक्टली डिफाइन करती। क्या कहते हैं ना, बंद मुट्ठी कितने की, लाख की, और खुल गई तो कितने की है, खाक की। समझ गए? दैट इज राहु, दैट बंद मुट्ठी इज राहु, राइट। अब जुपिटर के अंदर हम आपसे क्यों कह रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति से ये क्यों कह रहे हैं कि यू हैव टू मेंटेन सीक्रेसी, बिकॉज जुपिटर एज पर कर्मा अलाइनमेंट इज द जीवा हिमसेल्फ। आप जीव के रूप में अपनी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह हो, आप अपने जन्म कुंडली में जीव के रूप में कौन हो, आप जुपिटर है। इट मींस कि इस सीक्रेसी को किसने मेंटेन करना है, किसी और ने नहीं करना, आपने करना है, स्वयं ने करना है। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज जुपिटर राहु। क्यों? यहां पर राहु को हम क्या कहते हैं, एक बात हमेशा याद रख के चलिएगा, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से अपने आप आत्मसात हो जाएगी कि कर्मा अलाइनमेंट में हम हर ग्रह के दो रूप से अवगत होते हैं। दो रूप, दो साइड है हर ग्रह की, एक अच्छी साइड है और एक नेगेटिव साइड है। जैसे राहु की एक अच्छी साइड क्या है, राहु की एक अच्छी साइड है एनॉर्मस एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एनॉर्मस एक्सपेंशन। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई दूसरा प्लेनेट नहीं देगा, ओनली राहु विल डिलीवर। याद रखिएगा, ओनली एंड ओनली राहु विल डिलीवर। यू वांट एक्सेस ऑफ मनी, राहु अलोंग विद वीनस विल डिलीवर दैट। आपको अपना काम धंधा बहुत बड़ी हाइट्स तक लेके जाना है, सैटर्न अलोंग विद राहु विल डू दैट। आपको अपनी एनर्जी बहुत बड़े लेवल पर लेके जानी है, मार्स अलोंग विद राहु विल डू दैट। तो जो कुछ भी एक्सेस के अंदर है, जो कुछ भी बहुत ज्यादा बड़े फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज राहु, वो राहु है यहां पर। तो जुपिटर राहु के केस में हमने क्या कहा कि एज एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए या सरल बनाने के लिए उसको कहीं ना कहीं राहु की पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, टू मेक हिज लाइफ या टू मेक हिज पर्सनैलिटी मोर मीनिंगफुल। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग उसको लिखित रूप में भी जवाब दे सकते। आप किसी व्यक्ति के बहुत ज्यादा क्लोज आओगे या किसी के बहुत क्लोज कनेक्शन में आओगे तब सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, या उससे एक लिमिटेड दूरी बनाकर रखोगे तब सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। लिमिटेड दूरी बनाकर रखोगे तब सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। दिस इज व्हाट जुपिटर राहु वांट्स। इफ यू वांट टू मेक योर सेल्फ मोर वैल्यूएबल, अगर आपको अपने आप को ज्यादा वैल्यूएबल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे, अपनी अवेलेबिलिटी को खत्म कर दो। आई एम नॉट अवेलेबल। अब आप कहोगे कि ये जी आई एम नॉट अवेलेबल ये क्या है, यहीं से अलाइनमेंट शुरू हो जाती है। दिस इज द अलाइनमेंट विच यू रिक्वायर। यही है वो अलाइनमेंट। अब आप कहें जी इसमें घर कौन सा है, इसमें राशि कौन सी है, इसमें ये कौन सा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल एक फंडामेंटल है, यू हैव टू लिमिट योर अवेलेबिलिटी, बिकॉज
राहु इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग व्हाट, हिंदी में बोले तो क्या, भोकाल। जब तक लोग इस सदमे में रहेंगे सामने वाला कौन है, आपका जुपिटर राहु परफेक्टली काम करता रहेगा। जिस दिन उन्होंने मेकआउट कर लिया कि ये व्यक्ति ये है, उस दिन राहु गए, याद रखिए। समझ गए? ये क्या है, ये जुपिटर राहु की रेमेडी भी है और ये जुपिटर राहु की अलाइनमेंट भी। और ये अलाइनमेंट या ये रेमेडी किसी बुक में नहीं। अब जब आप आगे सिग्निफिकेशन पर काम करेंगे, कारक तत्वों पर काम करेंगे, तो एक सिग्निफिकेशन आपको निकल कर आएगा प्लैनेट किसका, सूर्य का, प्लैनेट सन। नाउ इन व्हाट सेंस सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक जो किताबें आपने पढ़ी उन किताबों में आप सन को क्या पढ़ते हैं, आप सन को पढ़ते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, फेम, ये सब चीजें पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर सन की जो सिग्निफिकेशंस है वो अपार्ट फ्रॉम फेम, वो दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को दर्शाता। किसको? वो दर्शाता है आपकी फैमिली को और आपकी फर्स्ट मेल चाइल्ड, आपका जो पहली नर संतान होगी और जो आपकी फैमिली होगी, दैट इज सूर्य, वो सन है। अब क्यों है सन इतना इंपॉर्टेंट? जुपिटर राहु में मैंने क्या कहा, क्या बोला, किसके, किसको किसको जो है वो मेंटेन करनी है, सीक्रेसी या डिप्लोमेसी, खुद को। ऐसा कभी होता है क्या कि आपको कोई ये कहने लगे कि फैमिली के साथ भी डिप्लोमेटिक रहना है तभी ठीक हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा? ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? जिसकी कुंडली में सूर्य राहु का कंजंक्शन हो, उसको करना पड़ता है। अब अभी तक आप क्या सोच रहे थे, अभी तक सोच रहे थे जुपिटर राहु में मेरे को सजेशन ये दिया जा रहा था कि आई हैव टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। अब यहां पे वो सेफ डिस्टेंस किसके साथ में आ गया? लोगों के साथ में नहीं आया, लोगों के साथ जैसे चाहे वैसे मिलिए घुलिए, लेकिन यहां पे वो सेफ डिस्टेंस किसके साथ रखना पड़ेगा? फैमिली के साथ रखना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि जिसकी कुंडली में सन राहु जैसा कंजंक्शन आपको मिलेगा, साथ में कुछ और नेगेटिव प्लैनेट मिल जाएंगे, मार्स मिल जाएगा, मून मिल जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति से पूछिएगा कि किसको लेकर परेशान हो, किसने परेशान किया है, किसने रुलाया है? किसी की जरूरत नहीं है जी। जो घर के अंदर प्राणी है वही दुश्मन है। ठीक? क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति क्या सोचता है, ये व्यक्ति सोचता है कि फैमिली के साथ डिप्लोमेसी थोड़ी ना होती है, फैमिली के साथ तो सब चीजें सच सच बताई जाती है। देखो मैं ये कर रहा हूं, देखो मैं इस पोजीशन पर हूं, देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैं मॉनिटरी इतना साउंड हूं। आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था आप बताए कि देखो भाई काम तो चल रहा है बट बड़ी दिक्कतें हैं, बट नहीं। सन राहु वाला चाहता है ना कि उसको पीड़ा हो, तो वो चाहने के कारण क्या करता है, वो फैमिली के साथ में डिप्लोमेसी ना क्रिएट करके तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, ऐसा है वैसा है। जब आप अपनी खुशी को बहुत ज्यादा प्रकट करोगे तो सामने वाला सोचेगा चलो यार थोड़ी सी हम भी खरीद लेते हैं। राइट? दैट इज सन राहु मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस विद द फैमिली। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि गवर्नमेंट का प्लैनेट कौन है, विच प्लैनेट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट? सूर्य। ठीक?
विच प्लैनेट रिप्रेजेंट्स सडन प्रॉब्लम या सडन इश्यूज? राहु। क्या ऐसा संभव है या क्या ऐसा सुनना लॉजिकल लगता है कि एक व्यक्ति को कामयाबी तब मिलती है जब वो अपनी पहली नर संतान से दूर हो जाए? ये लॉजिकल लगता है सुनना? बड़ा इलॉजिकल लगता है यार। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसको जन्म दिया उसके तो साथ में रहना, उसकी उसकी तो टेक केयर हम करेंगे। लेकिन जब आपकी कुंडली में सन राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू to get along with your family and to get along with your first male child. Because this may be the area where you will suffer the most. सबसे ज्यादा सफरिंग आपको यहां हो सकती है। क्या करेंगे उस सफरिंग के लिए? क्या करेंगे? ये बोलेंगे मेल चाइल्ड को चलो चलो कमरे में धुआं करते हैं। धुआं जो है वो राहु का सिग्निफिकेशन है, फिर धुएं में रहेंगे दोनों, ठीक रहेगा? नहीं ना। दो दो तरीके हैं। एक कि आप अपने फर्स्ट मेल चाइल्ड से बहुत स्मार्टली डील करें। आप ऑब्जर्व करें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है क्या कि आप उसको दूर भेज दें, फॉरेन कंट्री भेज दें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप और आपका फर्स्ट मेल चाइल्ड ये दोनों ही फॉरेन कंट्री चले जाएं साथ में। ये एक ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल बना लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। परफेक्टली अलाइन हो गए। क्यों? ऑनलाइन एक्टिविटीज को कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है? टेल मी। राहु। हु इज योर फर्स्ट मेल चाइल्ड? सन। विच प्लेनेट रिप्रेजेंट्स ऑनलाइन एक्टिविटी? राहु। You both can get involved into online activities. आप जानते हैं जिस प्लेनेट के साथ में राहु कनेक्ट हो गया वहां आपके रिलेशंस डायरेक्टली बहुत अच्छे ना चल के मोबाइल के थ्रू बहुत अच्छे चलते हैं, राइट? किसी वाइफ के चार्ट में, किसी किसी फीमेल के चार्ट में कॉम्बिनेशन है कौन सा? मार्स राहु। वो अगर अपने हस्बैंड को बेचारी बहुत सरलता से बोल रही है कि भाई बड़ा प्रेम है तुमसे, तो हस्बैंड कहेगा अरे पागल है, ये भी कोई चीज होती। और वही चीज वो मोबाइल के माध्यम से लिखे, वो लिखे बाबू, वो लिखे सोना, वो दो तीन फूल बना के भेज दे, वो हस्बैंड को लगेगा ओ भाई ये तो दिन बन गया, मतलब इट फील्स लाइक। वो सीधे पूछेगा बताओ भाई कहाँ चलना है, डिनर पे घूम के आते हैं। क्यों? इसको समझ के देखिए। मतलब इज दिस अ जोक? इज दिस समथिंग जो बड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा सुनने में? अरे यार ये क्या है? लेकिन एक्चुअली द थिंग इज कि जब आपको राहु से काम लेना होता है, आप अपनी बात को डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली उसको कहीं तक पहुंचाते हैं। समझ रहे हैं बात को? दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ राहु। कैसे? देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे, ऑलमोस्ट करीबन 365 लोग हो आप यहाँ पे। मोस्टली ज्यादातर लोग मैरिड है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे जो है अभी बिल्कुल ग्रोइंग स्टेट में होंगे, मतलब 5-6 साल के, 7-8 साल के, और आप उनकी अपब्रिंगिंग को लेकर बहुत ज्यादा सोचते होंगे कि किस तरीके से इसको डेवलप किया जाए, किस तरीके से इसको अपनी बात पहुंचाई जाए। तो जब कभी आपको राहु से काम लेना है तो आपका जो तरीका है
अपने बच्चे से काम लेने का। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सन राहु इन योर हॉरोस्कोप, आपकी कुंडली में सूर्य राहु का योग बन गया, बन गया। अब सूर्य कौन है? फर्स्ट मेल चाइल्ड है। अब एक तरीका तो यह है कि आप अपने बच्चे को जाकर उसके कंधे पे हाथ लगाइए और उसको बोलिए, बेटा आप बहुत अच्छे हैं और मुझे पता है आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे। एक तरीका है ये। लेकिन राहु का तरीका जानते हैं क्या है? कि आप उसके पास नहीं गए, आप किसी तीसरे के पास गए, यानी कि आप उस बच्चे की मदर के पास गए, वो बच्चा आसपास ही घूम रहा है और आप मदर को कह रहे हो, देखो ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत कुछ करेगा। आपने बात किसको कही है? आपने बात अपने मेल चाइल्ड को ही कही है, लेकिन कैसे कही है? वाया कही है, इनडायरेक्टली कही है। दैट इज हाउ राहु वर्क्स। ये राहु का तरीका है। समझ गए? तो इस तरीके से ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हम अभी कर रहे हैं। और देखिए यहां पर जो प्रिडिक्शंस है ना, वो प्रिडिक्शंस करने में आपको बहुत मजा आए, बहुत मजा आएगा। कैसे? मैं खुद आपसे प्रिडिक्शन दिलवाता हूं। विच इज द प्लैनेट ऑफ फैमिली? टेल मी। सन। सन इज द प्लैनेट who represents family. Which planet represents sudden problem? राहु। Which planet represents luck? लक का प्लैनेट कौन है? जुपिटर। कोई डाउट ही नहीं है उसमें। अब एक सवाल है आप लोगों से, अगर किसी की कुंडली में एक कॉम्बिनेशन बन जाए, कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाए? कॉम्बिनेशन बन जाए सन, फिर आ जाए उसमें राहु, फिर आ जाए उसमें जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन आपको क्या कह रहा है? सोच के देखिए क्या बोल रहा है। सन भी है, राहु भी है, जुपिटर भी है। जब कभी फैमिली पर कोई संकट आएगा, कोई डिवाइन हेल्प आकर फैमिली को बचाकर ले जाएगी। दिस इज व्हाट सन, राहु, जुपिटर सिग्निफाइज। आप अपने स्वयं के हॉरोस्कोप में ये देख सकते हैं कि अगर आपके ट्राइन में सन राहु जुपिटर का योग है, तो जब कभी आपकी फैमिली किसी ट्रबल में आएगी तो अचानक से कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग आके आपको, आपकी पूरी फैमिली को निकाल के ले जाएगी। चल भाई कोई दिक्कत नहीं, बहुत परेशान हो गए, अब आगे परेशानी नहीं। हमने ये नहीं देखा कि सेकंड हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड था, एट्थ लॉर्ड था, ट्वेल्थ लॉर्ड था। हमने ये नहीं देखा कि सेकंड लॉर्ड स्वयं सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में बैठा है। हमने सिंपली तीन चीजों को चेक किया कि क्या सन राहु जुपिटर ट्राइन में है। इसका मतलब क्या है कि फैमिली पर जब जब कोई संकट आएगा ना, तो डिवाइन ब्लेसिंग आकर उसको ठीक कर देगी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। राहु का एक और बहुत अच्छा कैरेक्टर, वो क्या है? दैट इज ह्यूमिलेशन। दैट इज ह्यूमिलेशन। नाउ विच प्लैनेट रिप्रेजेंट्स जीवा? जुपिटर रिप्रेजेंट्स जीवा। विच प्लैनेट रिप्रेजेंट्स फेम? सन रिप्रेजेंट्स फेम। अगर आपकी कुंडली में राहु जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है तो प्रिडिक्शन बनाइए क्या हो?
आपको जितना ह्यूमिलेट किया जाएगा आप उतना ही फेमस होकर उभर जाओ। सो यू नीड टू आस्क पीपल फॉर द ह्यूमिलेशन। अरे कर दो यार, कोई तो कर दो बेइज्जती, कोई तो कर दो। हम तो बैठे हैं करवाने के लिए, कोई तो गाली दो। गाली नहीं दोगे तो फेमस कैसे होंगे? मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है? राहु, जुपिटर, सन। जो लोग ये कह रहे हैं कि सिंस सम आर न्यू लाइक मी प्लीज गाइड अबाउट ट्राइंग कंसेप्ट, जैसा मैंने पहले कहा कि आज की जो क्लास है ये सिर्फ एक एक काइंड ऑफ परिचय है, एक इंट्रोडक्शन है कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक से। नेक्स्ट क्लास से हम हर चीज को स्क्रैच से करेंगे कि किस तरीके से इसको करना है, राइट? चलिए, तो क्या समझ में आया इतनी देर में? आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि राहु कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जिससे घबराने की आवश्यकता है, सिर्फ देखने की आवश्यकता है कि देख तो लू। समझ गए? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राहु। व्हाट यू नीड टू डू इज you need to maintain secrecy, that's it, nothing else। ठीक? सैटर्न से घबराते हैं सर, ओके। मतलब आप घबराते हो या मुझे कह रहे हो कि सैटर्न से घबराते हैं सर? ठीक है, राहु चंद्र सर, माई सेल्फ, ओके, आप घबराते हैं। देखिए क्या है, बहुत जल्दी आपको एक बात समझ में आएगी। ये जो स्टडी आप कर रहे हैं, ये जो स्टडी आप कर रहे हैं, इस स्टडी के माध्यम से ना आपको दो चीजें जीवन में समझ में आएंगी। दो चीज। पहला ये कि जब हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मेरी कुंडली में 10वां घर भी है, मेरी कुंडली में 11वां घर भी है, मेरी कुंडली में सेकंड घर भी है, तो सबसे बड़ी चोट आपको तब लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी कर्मा फिलॉसफी से दूर होकर उस यूफोरिया में चले जाते हैं, जो यूफोरिया आपको बार बार 2, 10, 11, 6, 10, 11 ये नंबर दिखाता है। और ये जो फिलॉसफी है ये इतनी ब्यूटीफुल है कि ये थोड़ा सा टेस्ट करेगी, थोड़ा सा पेशेंस का टेस्ट लेगी, उसके बाद में जो आपको इसको रिजल्ट मिलेंगे, आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे। कौन सा कॉम्बिनेशन? सैटर्न राहु। अब सैटर्न राहु के बारे में क्या समझा? सैटर्न राहु के बारे में ये समझा कि भाई ये योग जो है ये सबसे पहले तो आपको नजर दोष का शिकार कर देगी कि आपको ईविल आई वगैरह और नजर लगेगी सबसे ज्यादा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये थॉट आए। दूसरा थॉट क्या है? सैटर्न राहु के केस में आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे अपने काम को लेकर, एक इनसिक्योरिटी रहेगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि कर्मा अलाइनमेंट में हर प्लेनेट के दो स्वरूप, दो, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि राहु आपको ह्यूज एक्सपेंशन दे सकता है, ह्यूज एक्सपेंशन। और बुरा क्या है? कि राहु आपके काम को अचानक से डिस्टर्ब कर सकता है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं सैटर्न राहु में ग्रेटेस्ट करियर अचीवमेंट्स लाने के। पहला ऑप्शन है ये कि आप जिस काम के अंदर भी हैं आप उस काम को बेस्ट से बेस्ट लेकर
जाने का ट्राई कीजिए कि इस काम को एक टॉप मोस्ट लेवल तक मैं कैसे लेकर जा सकता हूं। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप एक काम को कंटिन्यू करके थोड़े से समय के बाद में आप कहां चले जाते हैं, आप एक इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं, कंफ्यूजन वाली स्टेट में चले जाते हैं। अरे यार मजा नहीं आ रहा है, अब ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और जहां वो आपकी स्टेट आती है ना, वहीं से आपकी कंफ्यूजन वाली स्टेट शुरू हो जाती है। जिस दिन से आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उस दिन सैटर्न राहु आपको आपके करियर की बेस्ट हाइट तक लेके जाना शुरू कर दे। वो बोलेगा चलो भाई ये तुम्हारी सीढ़ी नहीं है, तुम्हारा जो लेवल है वो टॉप मोस्ट लेवल वो है। लेकिन गलती से आप अनएथिकल हो गए, जो कि सैटर्न राहु वाले करते हैं। अनएथिकल होना कौन से प्लेनेट की निशानी है? विच प्लेनेट मेक्स यू अनएथिकल? टेल मी। राहु मेक्स यू अनएथिकल। जाहिर सी बात, राहु का जो सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेट है वो यही है कि ये आपको अनएथिकल करता है। तो लॉन्जिविटी को कौन सा प्लेनेट डिफाइन करता है? आपकी आपकी आयु कौन सा ग्रह है? सैटर्न। बीमारियां कौन सा ग्रह है? सैटर्न। और पीड़ा कौन सा ग्रह है? सैटर्न। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि सैटर्न राहु के योग में जब आप एक्सपेंशन को छोड़कर अनएथिकल एक्टिविटीज की तरफ जाने लगोगे, तो आपकी लॉन्जिविटी पे सबसे पहले इसका फर्क पड़ेगा। आपको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज जो है आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, और आप किसी ना किसी अनजानी प्रॉब्लम से घबराना शुरू कर दोगे। अरे मेरे साथ में ये ना हो जाए, मेरा काम बंद ना हो जाए, मेरे को ये बीमारी ना लग जाए। और ये सब आपके साथ में कब होगा? जब आप राहु को नेगेटिव कर लेंगे। तो अभी जो पूछ रहे थे आशीष जी की सैटर्न से डर लगता है, सैटर्न से डरने की आवश्यकता नहीं है। सैटर्न को जो नेगेटिव कर रहा है प्लैनेट, उससे डरने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे कर्म उस प्लैनेट को नेगेटिव तो नहीं कर रहे। सैटर्न तो बेचारा भला आदमी है, वो तो सिर्फ कर्म है। अब सैटर्न के साथ में कोई अच्छा ग्रह जुड़ गया तो कर्म अच्छे हो गए, राहु जुड़ गया और उसको नेगेटिव कर लिया तो वो नेगेटिव हो गए। समझ गए? तो दिस इज हाउ कर्मा अलाइनमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसमें आप समझेंगे कि क्या है। सर व्हाट इज नेगेटिव इन कलयुग? Your response to situations is what makes this yug a positive or a negative. Situations are destined to arrive, but reaction to those situations is not destined. It is up to you. Right? तो हम वो दूसरे पार्ट पे काम कर रहे हैं। ऊपर वाले ने पिटाई करनी है वो करेगा, डेस्टाइंड है, वो होनी है। बट उस पिटाई से आप लर्न कर रहे हैं, या ऊपर वाले को ऊपर की तरफ देख के गालियां निकालनी शुरू कर दी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे हाथ लगाया। तो दैट इज इन आवर हैंड, है ना? वो हमारे हाथ में है। ठीक। तो ये चीज है कि जब हम चंद्रमा को लेते हैं, लाइक हम मून राहु को बहुत बात करते हैं कि मून राहु एक क्या है? मून राहु एक कंजंक्शन है एक तरह का। और अगर ये सैटर्न के साथ जुड़ जाए तो एक कर्मा अलाइनमेंट जानने वाला व्यक्ति इसको कैसे अलाइन करता है? विच प्लैनेट रिप्रेजेंट्स ट्रेवल? मून रिप्रेजेंट्स ट्रेवल, राइट? इतना तो आप वीडियो देख देख के भी समझ गए होंगे। कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट्स ट्रेवल? चंद्रमा रिप्रेजेंट्स ट्रेवल। विच प्लैनेट रिप्रेजेंट्स ऑनलाइन एक्टिविटी? अभी अभी बात की थी, राहु। विच प्लैनेट इज योर कर्मा? सैटर्न।
तो जब कोई आदमी सैटर्न मून राहु लेकर हमारे पास में आएगा तो हम उसको बोल सकते हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग कर लो। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। क्या पता तुक्का लगी जाए। क्यों? क्योंकि ट्रैवल क्या है? ट्रैवल चंद्रमा है। ऑनलाइन एक्टिविटी क्या है? राहु है। और सैटर्न क्या है? सैटर्न आपका कर्म है। तो एनी टाइम यू सी सैटर्न मून राहु, तो आप आराम से सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई ट्रैवल ब्लॉगिंग या फूड ब्लॉगिंग कर ले। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कर्मा अलाइनमेंट की, सबसे अच्छी बात यह है कि जिस काम को आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं अपने अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, उस काम की कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नॉलेज आपको ऑलरेडी होती है। मतलब कि जब आप सैटर्न मून राहु को देखकर किसी को कहोगे कि फूड ब्लॉगिंग कर ले या फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग कर ले, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को पाओगे कि वो व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी फूड या ट्रैवलिंग के अंदर बहुत ज्यादा शौक रखता है। आपको क्या करना है? आपको उसके शौक, आपको उसकी स्किल और आपको उसके टैलेंट को पकड़ के उसके ग्रहों के साथ में अलाइन करके दे देना है। यही काम है कर्मा अलाइन, नथिंग एल्स। हम कोई डेस्टिनी नहीं बदलेंगे, क्योंकि डेस्टिनी बदलना, हमारी खुद की भी डेस्टिनी बदलना हमारे हाथ में नहीं। हम क्या करेंगे? सर आपको सैटर्न मून एंड राहु एक्टिव है क्या? अरे नहीं भैया, मैं राहु वाला नहीं हूं, मैं तो सैटर्न केतु वाला भला आदमी हूं। ठीक। तो आई सॉ योर लॉग यस्टरडे। ओके। वो उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए नहीं है, कुछ और ट्रांजिट वाइज कुछ एक्टिवेट हुआ था। तो जब ट्रांजिट एक्टिवेट होता है तो कुछ चीजें जो है ना वो मूवमेंट्री करनी पड़ती हैं, और आपको भी पता चलेगा कब करनी पड़ेंगी। ठीक है। बाकी सोनू जी तो जानते ही हैं किस तरीके से अलाइनमेंट कब किसकी कहाँ करनी है। क्यों सोनू जी? हाँ, ठीक है। तो सैटर्न मून राहु का मतलब क्या होता है कि आपका कर्म, जो कि कौन है? शनि। चंद्रमा, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? फूड को। और राहु क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉरेन फॉरेन लैंड को कौन रिप्रेजेंट करता है बताइए? राहु। फूड कौन सा प्लेनेट है? चंद्रमा। कर्म कौन सा प्लेनेट है? सैटर्न। कोई ऐसा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं जो बाहर के खाने को सर्व करे। अगेन, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। हम क्या करते हैं? हम करते क्या है? हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा मॉडस ऑपरेंडी क्या है? हमारा प्रोसेस बड़ा सिंप्लीफाइड है कि एक चार्ट को देखकर, उस प्लानिटरी अलाइनमेंट को देखकर हम कुछ ऑप्शंस निकाल के रख देते हैं। देखो भाई, ये ऑप्शंस है। आपने कहा ब्लॉगिंग कर लो, अरे मेरे को ट्रैवल पसंद नहीं है भाई। आपने कहा कि खाने का काम कर लो भाई, अरे खाना तो पसंद है लेकिन ऐसे नहीं। अरे यार, जब तुम खाना बनाते हो तो उसकी वीडियो ही बना लो। हाँ, ये कर सकता हूं, चलो कर लो। सैटर्न मून राहु अलाइंड, पर्सन विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर, विद गारंटी। यही तरीका है। स्पोर्ट कौन सा प्लेनेट है बताइए? हाँ, मरकरी नहीं है भाई, मार्स है। मार्स है। अब ये बताइए, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, मतलब अच्छा स्पोर्ट्स खेला अपने टाइम पे, खूब क्रिकेट वगैरह बजाए, कोई भी स्पोर्ट्स खेला हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेला हो, काफी है ना। अब देखिए, जो मैं बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आएगा कि कर्मा अलाइनमेंट जो है
वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करती, वो कहती है कि इस जीवन में हर चीज अलाइन की जा सकती है, हर चीज। कैसे? मान लीजिए आप कोई क्रिकेटर है और आपके चार्ट में एक योग बन गया, कौन सा? मंगल केतु। अब मंगल राहु से हट गए, राहु को थोड़ी देर रेस्ट दे दिया, अब हम केतु पर आ गए। मोर चैलेंजिंग प्लैनेट। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक होना बहुत आसान है, लेकिन सरल होना सबसे ज्यादा मुश्किल है। डिप्लोमेसी तो आप 5 मिनट में अपने अंदर ले आओगे, लेकिन सरलता अपने अंदर लाते 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 शायद हो सकता है पूरा एक जन्म जो है वो बीत जाए, लेकिन सरलता नहीं आ पाती। बिकॉज वो सरलता कौन है? वो सरलता इज केतु। दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी इज नॉट राहु, दैट इज केतु। क्योंकि राहु भी अगर किसी के चरणों में शीश नवा सकता है तो दैट इज केतु। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, राहु क्या है? राहु मटीरियलिस्टिक पावर है, पैसे की पावर है, पोजीशन की पावर है। लेकिन केतु किसकी पावर है? केतु पैसे की पावर है, पोजीशन की पावर है, किसकी पावर है? केतु एक फकीर की पावर है जो रोड पे चल रहा है, जिसने पैसे वाले को बोल दिया जा खत्म तेरा सब। बोल रहा है यार ये क्या मतलब है, मैं तो इतना धनी हूं, मेरे पास तो इतना धन है, मेरे पास तो ये है वो है ऐसा है वैसा है। लेकिन क्या करें, एक फकीर ने कह दिया। वो फकीर कौन है? वो फकीर केतु है, क्योंकि उसके पास कौन सी पावर है? उसके पास है सरलता की शक्ति, उसके पास है प्रकृति की शक्ति, उसके पास है प्रकृति का बल। इसलिए जब कभी आपके चार्ट में केतु एक्टिव होता है या आपको केतु से काम लेना होता है, तो केतु से काम लेने का एक ही तरीका है, बिना सोचे विचारे बड़ी सरलता से काम करना। जहां सरलता आ गई वहां केतु आ गई। जहां चीजों को छोड़ देने का हुनर आ गया कि जाने दो, वहां केतु आ गया। जहां ये कहने की शक्ति आ गई कि ठीक है यार, जो करेगा वो ईश्वर कर लेगा, हमें करने की क्या जरूरत है, वहां कौन आ गया? वहां केतु आ गया। राहु सिर्फ पिटाई करके छोड़ देता है, 2-3 लगा के। केतु जड़ से उखाड़ देता, अस्तित्व को खत्म कर देता है। दैट इज द पावर ऑफ केतु। ग्रंथ भी कहते हैं कि एक सरल आदमी से किया हुआ छल जो है आपकी बर्बादी के सभी द्वार जो है वो खोल देता है अपने आप। आइए, वेलकम। दैट इज केतु। अब मंगल केतु यदि चार्ट में है और आपको स्पोर्ट्समैन बनना पड़ जाए, खेलना पड़ जाए, तो कैसे खेलोगे? क्रिकेटर हो आप, 2 तरीके हैं खेलने के। या तो एक पूरी स्ट्रेटजी अपना के जाओगे, ओहो मेरे कैप्टन ने कहा है भाई मुझे इस टाइम से इस टाइम तक रुकना है, इस टाइम से इस टाइम तक बॉल को वॉच करना है, और फिर आराम से जैसे जैसे धीरे धीरे ओवर्स आते जाएंगे मैं मारता जाऊंगा। और एक आदमी है जिसको कुछ नहीं पता, जिसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उसने गया फील्ड के अंदर, बोला भाई मेरा एक ही काम है, बल्ला घुमाऊंगा, सब साइड जाने, मुझे बस बैट चलाना है, दैट्स इट, मेरा और कोई काम नहीं। दैट इज हाउ यू हैव टू प्ले विद मार्स एंड केतु कॉम्बिनेशन। बिकॉज मार्स केतु कॉम्बिनेशन में जितना सोचोगे उतना पिछड़ जाओगे खेल में, और जितना ये सोचोगे बस मुझे खेलना है, कैसे खेलना है वो छोड़ दीजिए, उतना ही बढ़िया परफॉर्म कर जाओगे। अभी कुछ दिन पहले एक आईपीएल प्लेयर का सिलेक्शन हुआ इंडियन, ये आईपीएल टीम के अंदर। किसी तरह मुलाकात हुई, कुंडली में एक कॉम्बिनेशन था। बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है आपके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग। मजा आएगा स्टोरी भी सुनने में, और कॉम्बिनेशन से कुछ समझ भी आएगा कि लर्निंग क्या है इस कॉम्बिनेशन से।
कुंडली में कॉम्बिनेशन था सैटर्न केतु। 28 साल का लड़का है, नाम नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर, उसके अपने वर्डिंग्स क्या थे। 28 साल का लड़का, वो बोलता है कि अभी आईपीएल सिलेक्शन से पहले ना, मैंने 1-1.5 महीने पहले ना भैया बिल्कुल सोचना ही छोड़ दिया था कि मेरा कुछ क्रिकेट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैंने बस ये सोच लिया था कि अरे ठीक है, जो होना होगा अब हो जाएगा, बस तेरे लाइफ में क्रिकेट है, अब तू क्रिकेट खेल और किसी तरह अपनी लाइफ को चला। बट सोचना छोड़ दिया और सडनली मेरे साथ में ये हो गया कि मुझे आईपीएल के लिए कॉल कर लिया। मैंने नेक्स्ट एक चीज पूछी उससे, आईपीएल में कैसे खेलोगे, कुछ प्लान है खेलने का? अरे नहीं भैया, कोई प्लान नहीं है, देखेंगे जो हो। तो मेरा आंसर था कि होगा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया होगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आईपीएल। लकीली ट्रांजिट और दशा भी वही बता रही। अब दो सवाल उठते हैं कि क्या उसने अलाइनमेंट कर लिया है, ये एक पार्ट है, या फिर कुछ उसने ऐसा कर लिया है कि वो ऑलरेडी अपने कर्मों से अलाइन हो गया है। और क्योंकि वो अपने कर्मों से अलाइन हो गया है, इसलिए ईश्वर ने आगे जो चीजें उसको की हुई है ना, वो भी सब अलाइंड है। समझ रहे हैं बात को? इसका अर्थ जानते हैं क्या है? कि जो लोग ये सोचते होंगे कि अलाइनमेंट से कुछ नहीं हो सकता, उनको एक बहुत अच्छा थॉट वो अपने दिमाग को दे सकते हैं कि अगर ये सोच भी आपके मन में आ रही है कि कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को अलाइन कर ही लेता हूं, वो इसलिए सोच आ रही है क्योंकि आपकी दशा भी आपको अलाइन करने के लिए सपोर्ट कर रही है कि हाँ, ये राइट टाइम है आपके पास कि आप भी अपने लिए कुछ कर लीजिए। राइट, यही कर्मा अलाइनमेंट का बेसिस है और इसी बेसिस पर हम सारे काम करेंगे। फिर वो चाहे हमारा करियर हो, हमारी हेल्थ हो, हमारा पैसा हो, हमारे रिलेशंस हो, हमारे बच्चे हो, हमारी पढ़ाई हो, हमारी लर्निंग हो, हमारा लक हो, हमारी कोई भी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग यू कैन प्लान, एनीथिंग यू कैन ऑर्गेनाइज, एनीथिंग यू कैन मेक मोर इम्पैक्टफुल, मोर मीनिंगफुल। समझ गए? और एक बात आपको बहुत अच्छी लगेगी इस पूरी जर्नी में, कि आपको यह समझ में आएगा कि जिन दो प्लैनेट्स के बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है, राहु केतु, राहु केतु, एक्चुअली आपकी अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा मीनिंगफुल, सबसे ज्यादा पर्पसफुल, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यही दो प्लैनेट बनाते हैं। एंड बिलीव मी, कुछ समय बाद यू विल स्टार्ट लविंग दीज प्लैनेट्स। आपको बहुत प्यार होने लगेगा इन प्लैनेट से कि यार क्या इनके बारे में कितना मतलब गलत सलत। मार्स राहु है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सन राहु है तो ये तो वो सूर्य ग्रहण है, ये है तो ये है। अरे ठीक है, जो है वो है, लेकिन हमारा काम उसमें ये पकड़ने का नहीं है कि इस प्लेनेट से हमें दुख कैसे मिलेगा। हमारा काम ये पकड़ने का है कि इस प्लेनेट से, इस कॉम्बिनेशन से हमें काम कैसे लेना है। यही हमारी जर्नी का एक मुख्य जो है वो पार्ट रहेगा, जिसको हम अपनी आगे चलाएंगे। ठीक है जी? तो आज की जो क्लास थी वो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए थी कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बिल्कुल इनिशियल से, कि एक कुंडली आती है तो उस कुंडली में कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, उनको किस तरीके से स्टडी करना है। और इस बार शायद फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम कह सकते हैं, प्लैनेट किस राशि के अंदर किस तरीके से एक्टिवेट होता है, वहां वो किस तरीके से फल देता है एज पर कर्मा अलाइनमेंट, हम वो भी डिस्कस करें। ठीक है जी? तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।